डियर स्टूडेंट, उजाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। और यदि आपके दोस्त सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लें, क्योंकि उसमें भी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीडीपी के उसको कवर करवाई हूँ, तो वो भी वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, तो उसे भी आप एक बार ज़रूर जाकर देख लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। एक बॉक्स से अधिक सोचना किस चिंतन के अंदर आता है। जैसे कि कोई समस्या है आपके पास तो उसका जो हल है, कई प्रकार का हल, एक समस्या के कई समाधान, ऐसा चिंतन किस में आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ऑप्शन देखिए दिया है, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। सीमित रूप से न सोचना, कुछ अलग सोचना, किसी समस्या के कई समाधान निकाल देना, ऐसा किस में आता है, किस चिंतन के अंतर्गत ये सब आता है। तो याद रखिएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है वो संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन होता है जिसमें एक बच्चा, अगर उसका चिंतन अपसारी है तो वो एक समस्या आएगी उसके अंदर तो समाधान के 1000 तरीके वो निकाल लेगा। ठीक है, यानी कि वो कोई एक टॉपिक देंगे तो उसको वो अलग तरीके से एक्सप्रेस करेगा, बताएगा, यानी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन से रिलेट करता है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, वंचित समूहों से विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ के विद्यार्थी शिक्षा से दूर हैं और उनके अंदर कोई कमी है, ऐसे विद्यार्थी या फिर जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं उनको अगर हम एक साथ पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या अभिप्राय होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर बॉक्स में बताइए, कमेंट करके। क्या समावेशी शिक्षा हो जाएगा, विशेष शिक्षा हो जाएगा, एकीकृत शिक्षा हो जाएगा या अपवर्जक शिक्षा हो जाएगा। देखिए जो बच्चे वंचित रह जा रहे हैं शिक्षा से, या किसी डिजीज के कारण, या फिर उनका घर ऐसी जगह है जहाँ विद्यालय का प्रबंध नहीं है, तो ऐसे बच्चों को और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको अगर हम एक साथ पढ़ा रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का नाम आप लोग ने सुना ही होगा, उसे हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा याद रखिएगा, जब हम वंचित समूह के विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थी को एक साथ पढ़ाते हैं तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का लक्षण है। देखिए अगर कोई बच्चा है उसकी लिखावट खराब है तो वो किस कमी की योग्यता है। अगर बच्चे की लिखावट खराब है तो वो किस रोग से ग्रसित है, जल्दी से बताइए। क्या वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, या डिस्प्रेसिया हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। देखिए अगर बच्चे की लिखावट खराब है और लिखने में सक्षम नहीं है, गलत लिख रहा है, वाच को 100 लिख रहा है, उस बच्चे के अंदर जो कमी है वो किसका लक्षण है, तो याद रखिएगा डिस्ग्राफिया का लक्षण है। उसके अंदर डिस्ग्राफिया का लक्षण है जिसकी वजह से वो उसकी लिखावट खराब है, गलत लिख रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ग्राफिया, जब हम लिखते हैं ग्राफ, पैराग्राफ, ऐसे याद रख लीजिएगा, ग्राफ लिखते हैं हम, यानी कि लिखावट से अगर कोई डिजीज पूछेगा तो डिस्ग्राफिया आंसर आप टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया तो गणित से रिलेट करता है, गणित में अगर कमी है तो डिस्कैलकुलिया, जोड़ घटाने में अगर कमी है तो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया पठन पाठन में कमी रहती है तब, याद रखिएगा ये सारे भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखावट में विकृति रहेगी तब। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों का सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या होता है, बताइए। क्या लड़कियां अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को सम्मान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, क्या ऐसा होता है, या फिर विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों
में लायनविद वर्ग के बच्चे को भागीदार बनाता है, या फिर दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें निशाना दिखाएं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, अगर शिक्षार्थी को सबसे कम प्रतिबंध वाले विद्यालय के वातावरण में रखने के माध्यम से क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और वह लाभान्वित बच्चों को दबाते नहीं है और उन्हें निशाना दिखाएं। जो लाभान्वित बच्चे होते हैं उनको हमें दबाना नहीं है और उन्हें निशाना दिखाना है, ठीक है, उन्हें टारगेट करना है, उन्हें सुधारना है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, रेन जूली प्रतिभाशाली और अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। किसकी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं रेन जूली? क्या 4 पंक्ति के लिए जाने जाते हैं, या 4 स्त्री के लिए जाने जाते हैं, त्रिवृत्तीय के जाने गए, या त्रिमुखी या के लिए परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? किसकी परिभाषा के लिए रेन जूली जी जाने जाते हैं? फटाक से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो जितने भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। त्रिविमीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं रेन जूली जी, त्रिवृत्तीय संरचना के लिए। याद रखिएगा त्रिवृत्तीय को, रेन जूली याद रखिएगा, ये नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में देखा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, जो अधिगम असक्ता तथा वाले के आगे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए बताइए जल्दी से। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, बच्चों का मानसिक विकास बंद हो जाता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। जो अधिगम असक्तता होती है, अधिगम में कमी होती है, वो वैसे बच्चे किस बुद्धि वाले होते हैं, कैसे होते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो अधिगम असक्तता होती है ना, उसमें बच्चे के साथ क्या होगा, उसमें बच्चे के साथ होता है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। जैसे बी को डी पढ़ेंगे, डी को बी पढ़ेंगे, ये दोनों समान है लगभग, तो इन दोनों वर्णों में, इस दोनों में उन्हें भ्रम होता है ऐसे बच्चों को, जो अधिगम असक्तता वाले बच्चे होते हैं। या फिर वाज लिखा रहेगा तो उसे सा लिख देंगे, ऐसा हो जाता है, मतलब जो सेम है अक्षर वर्ण वो उल्टा पढ़ते हैं और लिखते भी उल्टा है, ये अधिगम असक्तता वाले बच्चे करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे दृश्य शब्दों से आसानी से पहचानते समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मानसिक विकास बंद हो जाएगा बच्चों का, ऐसा कैसे हो जाएगा। निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बुद्धि लब्धि उनकी निम्न नहीं होती, बस वो उल्टा पढ़ लेते हैं चीज़ों को ना, भ्रमित हो जाते हैं। जो वर्ण एक समान होते हैं देखने में, उन ऐसे अक्षरों वर्णों में वो भ्रमित हो जाते हैं और कोई बात नहीं होती, अधिगम असक्तता वाले बच्चे, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। देखिए, भूलने का कारण नहीं है पूछा गया है, नहीं वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। क्या मानसिक द्वंद्व है, पुनरावृत्ति का अभाव है, सीखने की मात्रा है, या फिर शिक्षक की योग्यता है। भूलने का कारण क्या नहीं हो सकता, जल्दी से इसका आंसर बताइए। किसी बच्चे का भूलने का कारण क्या मानसिक द्वंद्व पर डिपेंड करता है? अगर उसका दिमाग सही नहीं है, मस्तिष्क सही नहीं है, तो वो तो भूल ही जाएगा चीज़ों को ना। यानी कि ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो हमें गलत ऑप्शन का चुनाव करना है। पुनरावृत्ति का अभाव, अगर वो दोहराएगा नहीं, दोहरा नहीं रहा है, तो वो भूलेगा ही ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। अगर बच्चा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है, दोहरा नहीं रहा है, तो वो भूल जाएगा। और सीखने की मात्रा में अगर कमी आएगी तब भी बच्चा भूल जाएगा चीज़ों को, है ना। अगर आप आज ए से जेड तक चीज़ों को पढ़ाए और वो सीखने में, पहले तो सीखा अच्छे से, फिर सीखने में कमी कर दिया धीरे धीरे, तो हो सकता है वो भूल जाए। और चीज़ों को रिपीट नहीं करेगा तब भी भूल जाएगा। मानसिक द्वंद्व होगा, मन से लड़ रहा है, कुछ दिमाग में भरा हुआ है, तो भी भूल जाएगा। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण तो नहीं हो सकता एक बच्चे का। शिक्षक की योग्यता से क्या ही लेना देना है भाई, बच्चा शिक्षक अगर योग्य है, पीएचडी है, ये किया है, अगर वो डिग्री रखा हुआ है, वो योग्य टीचर है, तो ये बच्चे पर कैसे फ़र्क डालेगा बताइए। उसके भूलने का कारण टीचर तो नहीं हो सकता ना, ये बच्चे पर ही डिपेंड करता है। वो सीखने की मात्रा में कमी करेगा तब भूल जाएगा, पुनरावृत्ति नहीं करेगा यानी दोहराएगा नहीं तो भी भूल जाएगा, मन में कुछ भरा हुआ है उसके तो भी भूल जाएगा। यानी कि ये तीनों ही भूलने के कारण हो सकते हैं,
इसलिए ये सही है और नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक की योग्यता। ये भूलने का कारण नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन नंबर 8, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए शिक्षक को? जो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, ऐसी पृष्ठभूमि से जो बच्चे वंचित रह जा रहे हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव है या शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके लिए बच्चों एक टीचर की क्या भूमिका होती है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे, या उन्हें कक्षा में अलग बिठाएंगे, या फिर उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरों शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, या फिर उन्हें बहुत ही लिखित कार्य देंगे। एकदम नहीं, काट दीजिए, देखते ही लिखने के लिए ऐसा काम तो देंगे नहीं कि इन्हें एकदम लिखने के लिए काम दे देंगे, एकदम फंसाए रखेंगे, लिखने में ही वो व्यस्त हैं, तो सीखेंगे कब वो? तो सीखेंगे ही नहीं। और उन्हें तो हमें शिक्षा देना है ना, सिखाना है, जो वंचित वर्ग से हैं, जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, शिक्षा का अभाव है। तो वैसे वर्ग से बच्चे जब आएँगे आपके पास, तो आप एक टीचर, अच्छे टीचर होने के नाते क्या करेंगे? उन्हें लिखने में उलझा देंगे? एकदम नहीं करेंगे। ऐसा ऑप्शन आप देखते ही काट दीजिएगा, ऐसे ऑप्शन को देखते ही काट देना है। और ऐसा कहीं आ जाए बच्चे पर ध्यान न देना, ये भी ऑप्शन काट दीजिएगा, देखते ही काट दीजिएगा ऐसे ऑप्शन को। क्यों भाई, बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देंगे? वो तो अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर वंचित वर्ग से बच्चे आएंगे आपके पास, तो उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे अगर निगेटिव चीज़ें देखने को मिल जाए आपको कि बच्चे पर ध्यान न देंगे, दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतर नहीं क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें समायोजन बनाइए ना क्लास में, वो एक दूसरे बच्चों के साथ बैठें, समझें उनको। ठीक है, आप एक टीचर होने के नाते ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ देंगे, जो मर्जी वो करें, उन पर ध्यान ही नहीं देंगे। ये आप एक अच्छे टीचर की पहचान नहीं देंगे। फिर उन्हें कक्षा में अलग बिठा देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाना है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, क्लास के अच्छे बच्चे हैं या कमज़ोर बच्चे हैं, उनके साथ ही आपको बैठाना है, अलग नहीं बैठा देंगे कहीं। ठीक है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन को एकदम काट के हटा दीजिए, तो आपके पास राइट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ठीक, जो वंचित वर्ग से बच्चे आ रहे हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, ऐसी पृष्ठभूमि से अगर आपके पास कोई बच्चा आया है, तो उनके बारे में अधिक से अधिक जो जानकारी होगी उसको जुटाने का प्रयास करेंगे आप सबसे पहले, कि वो बच्चा कहाँ वीक है, किस पॉइंट में वीक है, वो क्या करता है, कैसे रहता है, उसका कौन सा पहलू वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, और कक्षा में जो चर्चाएं हो रही है ना, उसमें उसको शामिल करेंगे, तभी तो वो सीख पाएगा, है ना? हमेशा पॉजिटिव की तरफ आंसर करिएगा, पॉजिटिव जो आंसर होगा उधर करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये सामने ही देखने को ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिल रहा है, कक्षा में अलग बिठा देंगे। क्या ये पॉजिटिव है? निगेटिविटी भरी यहाँ पर, गलत है। ध्यान नहीं देंगे, यही काट दीजिए। लिखने में उलझा देंगे, ये भी काट दीजिए, है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर A1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है? अधिगम निर्योग्यता, मैंने अभी अधिगम अशक्तता बताया, ये वहीं से रिलेट करता है। अधिगम निर्योग्यता, सीखने में कमी जब होती है बच्चों के अंदर, तो वो क्या होता है, वो उसकी पहचान बताइए आप। क्या अपमानजनक है, या फिर बी को डी पढ़ते हैं, वाच को 100 पढ़ते हैं, 21 को 12 लिखते हैं? बताइए क्या करते हैं ऐसे बच्चे? या फिर कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि करते हैं, मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना, ऐसा करते हैं? तो देखिए, जो एक अधिगम निर्योग्यता की पहचान करनी है एक बच्चे के अंदर ना, तो आप जब बच्चा लिखेगा, कैसे पहचानेंगे? जब वो बच्चा बी को डी लिखेगा, वाच को सा लिखेगा, तब आप पहचान जाइएगा कि वो बच्चा अधिगम निर्योग्यता वाला है। ठीक है, समझ गए आप? उल्टा लिख रहा है, देखिए, वाज को सा लिख रहा है, 21 को 12 लिख रहा है, ये दोनों ही अंक समान होते हैं, है ना? उल्टा लिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता की अगर पहचान करनी है, तो आप देख लीजिएगा कि जो बच्चा बी को डी लिखेगा और वाच को 100 लिखेगा, 21 को 12 लिखेगा, तो ये बच्चे के अंदर निर्योग्यता की पहचान है ना, ऐसा लक्षण वो प्रतीत करता है। ऐसा नहीं कि अपमानजनक होता है, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, बिल्कुल नहीं। मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना, ये भी नहीं हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब थोड़ा बहुत देख पा रहा है, तो उससे क्या करेंगे आप?
उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। क्या ऐसे बच्चे को छोड़ देंगे, शिक्षा ही नहीं देंगे? या फिर उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है? क्या उसे अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय में भेज देंगे? या फिर विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए? अलग से व्यवस्था करके उनके लिए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय में रखेंगे? या फिर बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए? क्या करेंगे आप बताइए जल्दी से। जो बच्चा है अगर कक्षा में कोई ऐसा कि जो आंशिक रूप से देखता हो, थोड़ा बहुत देख पा रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे आप? उस बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? जल्दी से बताइए, एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? तो देखिए, पहले ऑप्शन को हटाना मैंने बताया, जहाँ नहीं या फिर निगेटिव हो उसे हटा दीजिएगा। उसे शिक्षा नहीं देंगे, बिल्कुल ये सही देखते काट दीजिएगा आप ऑप्शन। शिक्षा क्यों नहीं देंगे? अगर वो कम देख पा रहा है, थोड़ा कम देख पा रहा है, तो क्या वो शिक्षा के लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा। किसी काम का नहीं है, एकदम नहीं सोचना है। अच्छे टीचर ऐसा नहीं सोचते हैं ना। उसे अलग संस्थान में डाल देंगे, आप भगा देंगे अपने विद्यालय से, ऐसा भी नहीं करेंगे। या फिर विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित रूप से विद्यालय में रखेंगे, बिल्कुल सही। आप उसके लिए अलग से प्रावधान करेंगे, जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसका प्रावधान करेंगे और उन्हें नियमित रूप से अपने ही विद्यालय में रखेंगे और सिखाएंगे, ठीक है। या फिर बिना विशेष प्रावधान के ही तो सीखेगा वो कैसे? वो आंशिक रूप से देख पा रहा है तो वो सीख कैसे पाएगा? इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जो बच्चा आंशिक रूप से देख पा रहा है उसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे और अपने ही विद्यालय में नियमित रूप से उसे रखेंगे और शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होते हैं? जल्दी से बताइए। जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या वे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है? या फिर बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होते हैं? जल्दी से आंसर करिए। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ठीक, और बहुत सक्रिय होते हैं। देखे होंगे क्लास में थोड़ा बच्चा जो कमज़ोर होता है पढ़ने में या फिर गलत लिख रहा होता है तो वो वैसे ही टीचर से डरता है और उनके पास नहीं जाता, एक्टिव नहीं होता है ना, थोड़ा दबा दबा सा रहेगा। बुद्धि लब्धि कम नहीं होती उनकी, ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत बुद्धिमान या परिपक्व होते तो ये तो बहुत गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, बहुत अधिक बुद्धि और परिपक्व होते ऐसा बच्चा, तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो उनके अंदर अधिगम निर्योग्यता कहाँ से आती? ऑप्शन नंबर 2 भी हटा दीजिए। कुछ भी नहीं सीख सकते? अरे भाई, थोड़ी बहुत निर्योग्यता है अधिगम में, सीखने में, तो क्या वो कुछ भी नहीं सीख सकते? ऐसा नहीं है, उन्हें सिखाया जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर निकल कर आ रहा है राइट आंसर। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। जैसे अधिगम लर्निंग की कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जहाँ वो संघर्ष करते हैं, यानी कि 21 लिखा होगा तो वो 12 लिख देते हैं, ऐसी गलती वो करते हैं। वाच को सा लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, है ना। और मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। बी को डी लिख देंगे। मतलब अधिगम के कुछ ही पक्षों से संघर्ष करते हैं अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? कब एक शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? जल्दी से इसका भी आंसर बताइए आप लोग। क्या उन्हें बहुत कल भी प्रश्न देकर, या उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उनसे प्रतिस्मरण आधारित प्रश्न पूछकर? सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करना है भाई। जल्दी से आंसर बताइए। अगर एक बच्चे के अंदर सृजनात्मक विचारों को लिए प्रोत्साहित करना है तब क्या करेंगे आप? क्या उन्हें बहुत अधिक प्रश्न देंगे? तब प्रश्न देंगे, वो आंसर लेके चलाएगा बस, और कुछ नहीं करेगा, है ना। उनके अंदर सृजनात्मक विचार नहीं आ पाएगी। क्या उन्हें समस्या के विभिन्न तरीके सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? एकदम। अगर कोई समस्या आ जाए तो उनके विभिन्न तरीके निकालने बच्चे समस्या के समाधान के, तब इसके लिए आप प्रोत्साहित करेंगे, तब उनके अंदर सृजनात्मक विचार आएगा, है ना। और क्या कंठस्थ ऐसी चीज़, रटवाना रट्टा मारना, ये सब देखते ही काट दीजिएगा। जो इन्हें याद है चीज़ें वो पूछना, उनसे प्रश्न पूछना, ये भी नहीं हो सकता सृजनात्मक विचार के लिए, है ना। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों को सोचने के लिए कहेंगे, अलग अलग तरीके निकालने के लिए कहेंगे, तो उन्हें उनके अंदर सृजनात्मक विचार विकसित होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सृजनात्मक विचार की बात की जा रही थी, इसलिए उन्हें अलग सोचने के बारे में बोलेंगे आप। जैसे कि कोई समस्या आ गई तो उसके अलग अलग तरीके के बारे में बात करेंगे, ठीक। याद करने या फिर प्रश्न पूछेंगे, ये सब कोई तरीका नहीं है, काट दीजिएगा ऐसा आंसर देख के। आगे क्वेश्चन नंबर 13,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों में व्यवहार करने के लिए जो दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, उसमें से किसका अनुसरण करना चाहिए। क्या उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल काट दीजिए, ऐसे ही देख के ही काट दीजिए। क्यों आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता होती है ना। ऐसे ही हटा दीजिए इस आंसर को। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए। उन्हें अलग बैठा देंगे, क्या करेंगे बताइए। इसको भी काट दीजिए, किसी बच्चे को आपको अलग नहीं बैठाना है ना। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, केवल रोजगार के लिए शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, नैतिकता कहाँ से आएगी, सामाजिक विकास कहाँ से होगा उनका। केवल व्यवसाय के बारे में उन्हें शिक्षा दे देंगे, तो हटा दीजिए आंसर, यानी कि ये तीनों ही आंसर गलत हो गया। तो आपके सामने आंसर जो निकल कर आया है वो है ऑप्शन नंबर 1। उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो या फिर जिनकी दृष्टि कमजोर है, सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उन्हें विशेष आवश्यकता की जरूरत है, तो ऐसे बच्चों को व्यवहार करने के लिए जो दार्शनिक दृष्टिकोण हो सकता है वो हो सकता है कि उन्हें समावेशी, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको एक साथ बैठा कर विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन कराएं, रोज उन्हें पढ़ाएं। ये इसका अनुसरण किया जा सकता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हटाना सीखिए, जो ऑप्शन है उनको हटाना सीखेंगे तब आपको आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। समावेशी अगर शिक्षा कहीं देख रहे हैं तो ये सबसे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, इसे ही आप चुनिएगा। ठीक, और किसी बच्चे की बात आ जाए कि उन्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, या फिर उन्हें अलग बैठा देना चाहिए, या फिर उन्हें केवल धन कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए, ऐसे ऑप्शन को देखते ही हटा दीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे ऑप्शन को देख के हटा दीजिएगा और आपका आंसर सामने आ जाएगा। 3 ऑप्शन हट जाएंगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना, तो वहीं करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा अगर देखिएगा तो इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यही बेस्ट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर है ये। उसके साथ जाइएगा, हमेशा आंसर सही होगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा। नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, नहीं वाले को चुनना है हमें। क्या नियम कैसे काम करता है स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, क्या ये हो जाएगा समझ के लिए शिक्षण। समानता और अंतर देखने एवं स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, या फिर विद्यार्थियों को एकांकिक प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, या फिर परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। एक समझ अगर विकसित करना है बच्चों के अंदर, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे बताइए। जो शिक्षण हो वो समझ के लिए हो, बच्चा समझे उस चीज को, तो क्या इसमें से ऐसा कौन सा आंसर है जो नहीं है बताइए। देखिए, अगर कोई नियम है वो कैसे काम कर रहा है उसको स्पष्ट करनी है, तो उदाहरण उपलब्ध कराएंगे तो वो समझेगा। इसमें समझने वाली प्रक्रियाएं हो रही हैं, कोई नियम कैसे कार्य कर रहा है, कोई उदाहरण कैसे लागू होगा, तो ये समझ के लिए शिक्षण है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। समानता और अंतर देखने एवं स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, जैसे कोई किसी में क्या समानता है क्या अंतर है इसको देखेंगे, मतलब समझेंगे, तो इसमें भी तो समझेंगे तभी करेंगे ना। ये समझ के लिए शिक्षण ये भी हो जाएगा। क्या विद्यार्थी एकांकी जो कहानियाँ होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उनको याद कर लेंगे, याद करने योग्य बना देंगे, तो क्या ये समझेंगे। रट्टा मार जाएंगे, वो रट लेंगे केवल। और ऐसे रटने वाली चीज़ों को आप काट दीजिएगा, याद करना रटना, है ना, एकदम काट दीजिएगा देखते ही। याद करना कहीं आ जाए, रटने योग्य बनाना है तो काट दीजिएगा। या फिर परिघटना या अवधारणा अपने शब्दों में व्यक्त करना, बिल्कुल सही। ये तो समझ के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई अगर घटना है, परिघटना या अवधारणा है, उसको अगर बच्चे के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहा है, तो बहुत समझदार बच्चा है फिर, है ना। अपनी समझ से अगर कोई बच्चा अपने भाव को व्यक्त कर रहा है या किसी घटना को व्यक्त कर रहा है, तो बच्चा बहुत समझदार है, यानी कि समझ के लिए शिक्षण है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था, नहीं वाला क्वेश्चन। समझ के लिए जो ऑप्शन नहीं है उसको चुनना था हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। याद करने वाली चीज़ें नहीं हो सकती समझ, इसमें समझेगा कहाँ, बच्चा रट जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यस्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई शिक्षार्थी है, बच्चा है, वो पहले ही सीख चुके हैं और उनकी पुनरावृत्ति करनी है या स्मरण याद दिलाना है, तो शिक्षार्थियों
की मदद करना क्यों महत्वपूर्ण है इस चीज़ के लिए, बताइए जल्दी। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, या फिर पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, या फिर यह शिक्षार्थियों को स्मृति जो शिक्षार्थियों की याद करने को बढ़ावा देता है, स्मृति मतलब याद करना, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, या फिर यह किसी की कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए बताइए जल्दी से। ये स्मृति याद करना को बढ़ावा देना, ये सब देख के ही काट दीजिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ ना। सुविधाजनक होगा कक्षा की शुरुआत के लिए, एकदम नहीं, सुविधा नहीं लेना है ना। पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, क्या ये प्रभावी तरीका है? प्रभावी तरीका हो सकता है, पर इससे बेस्ट आंसर हमें मिल चुका है ना। नई जानकारी को जोड़ना, पूर्व जो पहले सीखी गई जानकारी है उसको पूर्व जानकारी से जोड़ना, ये सीखने को समृद्ध बनाता है। ये जब बेस्ट ऑप्शन मिल गया है तो हम क्यों जाए जहाँ थोड़ा डाउट है ना, तो इसको भी काट देंगे। ये जो हम पहले सीख चुके हो चीज़ें होते हैं ना, जो बच्चा सीख चुका होता है, फिर उसकी पुनरावृत्ति करवानी है, उसे दोहराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नई जानकारी होगी उस पुरानी वाली जानकारी से जोड़ देंगे, जैसे कि बच्चा और अच्छे तरीके से सीख पाए। जो बच्चा आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो पहले ही उसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानता होगा, तो पहले हम उससे रिलेट करेंगे, फिर अपनी नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों से जोड़ जोड़ के पढ़ाएंगे, तो बच्चा ये जल्दी सीख पाएगा और अच्छे से सीख पाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए हम इसका ही चुनाव किए हैं ना। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे ऑप्शंस को आप भी हटाना सीख लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सही पूछा गया है, सीखने के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्या ये सीखने के लिए एकदम सही कथन है, या फिर सीखने में किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, या फिर सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सीखने के लिए। देखिए जो सही कथन है सीखने के बारे में या बेस्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्या सीखने के किसी भी चरण में संवेगात्मक कारक को प्रभावित नहीं कर होता? एकदम नहीं, कभी भी प्रभावित हो सकता है ना। क्या ये केवल मानसिक प्रक्रिया है सीखना? नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक है। बच्चे का अगर पर्यावरण जो है, वातावरण जो है वो सकारात्मक है और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला है, तो जाहिर सी बात है बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। यानी सीखने का सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ये सीखने के संबंध में ऑप्शन नंबर 1। अगर बच्चे का वातावरण सकारात्मक है, पॉजिटिव है और बच्चा उस वातावरण से संतुष्ट है वो ज़्यादा सीख पाएगा, अच्छे तरीके से सीख पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को देखते ही हटा दीजिएगा। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, वह किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? अगर कोई बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई जो अनुक्रिया किया है उसके आधार पर नई स्थिति में अनुक्रिया कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। क्या वो सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है, या सीखने के प्रभाव नियम से, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, सीखने की तत्परता नियम से? बताइए किससे रिलेट कर रहा है वो। देखिए अगर कोई बच्चा है वो जो अतीत में किया गया अनुक्रिया है, किसी परिस्थिति में जो अनुक्रिया कर रहा था अतीत में, फिर वो उसी के आधार पर नई स्थिति अगर कोई आती है उसमें भी वही अनुक्रिया करता है उसके प्रति, तो वो जो संबंधित होता है वो संबंधित होता है सीखने के प्रभाव नियम से। लॉ ऑफ इफेक्ट जो होता है इससे ही संबंधित होता है ये। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरिटी नहीं है ना, या फिर एटीट्यूड नहीं है, रेडीनेस भी नहीं होगा, तत्पर कहाँ है इसमें, तत्परता नहीं दिख रही है ना। प्रभाव का नियम हो जाएगा, सीखने का जो प्रभाव नियम है, यानी कि बच्चा जो अतीत में अनुक्रिया किया था इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, उसका प्रभाव नई स्थिति में भी है। नई अगर परिस्थिति आ रही है तो वो भी वही अनुक्रिया करता है। ठीक, वो प्रभाव है, इफेक्ट है अतीत का, अतीत में जो अनुक्रिया किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध कब हो जाएगा?
क्या वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे में अंतरक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए? क्या ये हो सकता है? या फिर कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये हो जाएगा। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान या स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कर दीजिए, देख के ही काट दीजिए। शिक्षक ही जब सब काम करेगा तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? शिक्षक ही लेक्चर दे रहा है, शिक्षक ही स्पष्ट कर रहा है चीज़ों को, बच्चे को मौका ही नहीं दे रहा है, तो बच्चा कब सीखेगा? तो ऐसे ऑप्शन को मैं देखते ही सजेस्ट करूंगी कि काट दीजिएगा। क्या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए? अधिक परीक्षाएं ली जाएंगी तब बच्चा सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं, काट दीजिए ऐसे आंसर को। या फिर कक्षा में अधिक से अधिक जो सामग्रियाँ होती हैं, जो शिक्षण में यूज की जाती हैं सामग्रियाँ, उसका प्रयोग करेंगे तब बच्चा सीख पाएगा अच्छे तरीके से? तो ऐसा भी नहीं है, काट दीजिए ऐसे ऑप्शंस को। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बचा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखना समृद्ध तभी हो जाएगा जब वो वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाएगा और विद्यार्थी जो होगा वो एक दूसरे में अंतरक्रिया करेंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। शिक्षक केवल उस प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाएगा बस, और जो वास्तविक दुनिया है उससे उसको उदाहरण मिलेगा। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसको इस दुनिया से रिलेट करके पढ़ाएगा, जो वास्तव में बच्चा देखा हो उस चीज़ से रिलेट करेगा तो बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? बताइए जल्दी। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? क्या वो ये हो जाएगा शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? अगर विद्यार्थी की क्षमता को समझना है एक टीचर को, तो किस उद्देश्य के साथ जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो ये रिलेट कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 से, शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान से बच्चे की क्षमता को समझने में प्रयास कर रहा है अगर टीचर, तो उसका उद्देश्य होता है, ये रिलेट करता है शिक्षा मनोविज्ञान से, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? बताइए जल्दी से, किसकी ओर संकेत करता है शिक्षार्थियों का आत्मनियमन? क्या वो विद्यार्थियों के लिए विनिमय बनाना ये संकेत करता है, या फिर विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, या स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता? शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन होता है किसकी ओर संकेत करता है? फटाक से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, जो आत्मनियमन होता है वो संकेत करता है, अगर इस शिक्षार्थी के अंदर आत्मनियमन है तो वो संकेत करता है अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। जो बच्चा अपना सीखा है उसको अपने द्वारा ही परीक्षण कर पाए, उसकी योग्यता हो, ये यही आत्मनियमन कहलाता है। जैसे बच्चा क्या सीखा है वो अगर स्वयं परीक्षण कर पा रहा है तो ये आत्मनियमन है ना, आत्मनियमन की तरफ संकेत कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद की बात की जा रही है, कब एक बच्चा रचनावाद होता है, बताइए जल्दी से। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, या फिर सूचनाओं को याद करने या पुनर्स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है? हमें लगता है आप काट दिए होंगे, याद करना देखकर ही ऐसा आंसर काट दिए होंगे आप। या फिर शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देना। शिक्षक ही सब करेगा तो बच्चा कब सीखेगा? मैं बार बार बोल रही हूँ ना, ज़्यादा से अगर टीचर भूमिका निभा रहा है अपना, ज़्यादा ही टीचर अगर एक्टिव है तो बच्चा कब सीखेगा? रचनावाद बच्चा कब होगा, रचनावादी कब होगा? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित, केवल वो अनुकरण करे, एक दूसरे को देख कर केवल अनुकरण करे, दूसरे को देख कर ही सीखे, उस पर ही केंद्रित होगा तब रचनावाद होगा। दूसरों को ही देख कर सीखता रह जाएगा, फिर रचनावाद कब होगा? वो अलग कैसे सोचेगा? यानी कि ये तीनों ही आंसर हट गए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट निकल कर आ गया है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। जो सिद्धांत है रचनावाद का वो यही बल देता है बच्चों पर कि बच्चा खुद से अपनी दृष्टिकोण बनाए और अपनी बात रखे, अपने तरीके निकाले समस्या समाधान के, तभी वो बच्चा रचनावाद होता है ना। ऐसा बच्चा रचनावादी होता है जो एक समस्या के कई समाधान निकाल दे, या फिर किसी घटना पर अपने विचार व्यक्त करे, कुछ अलग सोचे। ऐसे बच्चे होते हैं रचनावादी होते हैं। कुछ अलग करने की शक्ति देखी जाती है उनमें, कुछ अलग ही क्रिएटिविटी करते रहते हैं, वो रचनावादी बच्चे होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 22, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जो अल्पवयस्क बच्चा है, पूरा वयस्क नहीं हुआ है, उसके अधिगम में एक अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या वो निषेधात्मक होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, या अग्र सक्रिय होना चाहिए, या संवेदनात्मक होना चाहिए, या उदासीन होना चाहिए? एक अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए बताइए? अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम मतलब लर्निंग में एक अभिभावक की भूमिका भूमिका अभिभावक नहीं निभाएंगे तो बच्चा भी कैसे सीखेगा बताइए? अभिभावक की भूमिका भी जरूरी होती है। निषेधात्मक, निगेटिव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। अग्र सक्रिय, एकदम सक्रिय हूँ अभिभावक, ये हो सकता है। संवेगात्मक हो, सिंपैथी देने वाले हो, है चलो चलो ठीक है हो जाएगा, है ऐसे ऐसे बोलती हूँ ऐसा। या फिर उदासीन हो, एकदम कोई एक्टिव ही ना हो, एकदम ये सब काट दीजिए। अग्र सक्रिय होना चाहिए। एक अभिभावक को अपने जो अल्पवयस्क बच्चा है उसके अधिगम के लिए एक अभिभावक को अग्र सक्रिय होना चाहिए। अग्र सक्रिय याद रखिएगा, और इसे आप कहीं ना कहीं ज़रूर नोट करिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट में करके नोट करिए इसे जल्दी से। अल्पवयस्क बच्चों में जो अधिगम प्रक्रम होता है उसमें अभिभावक की जो भूमिका होनी चाहिए वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए, बहुत सक्रिय होनी चाहिए भूमिका। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, बच्चा किस प्रकार सीखता है? अगर कोई बच्चा है वो तो किस प्रकार सीखता है? क्या वो पुस्तक पढ़कर सीखता है, या फिर परिचर्या द्वारा, डिस्कशन द्वारा सीखता है, या प्रश्न पूछकर सीखता है, या कई प्रकार से सीखता है? अगर कोई बच्चा है तो वो कैसे सीखता है? पुस्तक ही पढ़ेगा तभी सीख पाएगा सब कुछ? नहीं, काट दीजिए। पुस्तकें पढ़ने से बच्चे नहीं सीख पाते, सब चीज़ें तो नहीं सीख पाएंगे। डिस्कशन द्वारा सीखेंगे, केवल डिस्कस हो रहा है, केवल डिस्कशन हो रहा है क्लास में, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं, एकदम नहीं। प्रश्न पूछेगा दिन भर, बच्चों से प्रश्न पूछा जाए तो वो सीख पाएंगे? एकदम नहीं। समझाएंगे उलझाएंगे तब ना प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछना भी जरूरी है, पर उतना भी जरूरी नहीं है कि केवल प्रश्न पूछकर बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसलिए जो बच्चे का सीखने का प्रकार होता है ना, वो कई प्रकार का होता है। बच्चा कई प्रकार से सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है। देखिए हम कहीं भी सीख सकते हैं, कि हम जहाँ भी खड़े रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हम अगर सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं हम हर जगह। कोई ना कोई चीज़ सीखते भी हैं हम। कभी हम अपने बच्चों से सीखते हैं, कभी बच्चे को हम सिखाते हैं। यानी कि बच्चा कई प्रकार से सीख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम हो जाएगा? कौन सा कथन बताइए जल्दी से? क्या वो ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? एक अध्यापक की दृष्टि में सबसे अच्छा कथन कौन सा है इसमें से बताइए? अगर एक अच्छा अध्यापक है तो वो क्या सोचता होगा? जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या उसके अंदर ऐसी दृष्टिकोण होनी चाहिए कि अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं? तो छोड़ रहा है ना कुछ बच्चों को, अधिकतर मतलब कुछ बच्चों को छोड़ दिया, कुछ बच्चों को सिखा पा रहा है, कुछ बच्चों को नहीं सिखा पा रहा है, यानी वो कह रहा है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, तो कुछ बच्चों को तो छोड़ रहा है टीचर। तो ये तो काट दीजिए, कुछ किसी को नहीं छोड़ना है, किसी बच्चे को नहीं छोड़ना है ना। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अरे क्यों भाई, सभी फीस दे रहे हैं, सभी पढ़ने के लिए आए हैं, तो सभी बच्चों को सिखाना आपका काम है। क्यों आप ये मान लेंगे कि कुछ ही बच्चे सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं मानेंगे आप। एकदम ऐसे ऑप्शंस को देख के हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा तुरंत। सभी बच्चे सीखने योग्य होते हैं। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, इसमें भी कुछ बच्चों को छोड़ा जा रहा है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। एक अच्छे अध्यापक की जो दृष्टिकोण, सबसे अच्छी दृष्टिकोण है, वो होनी चाहिए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चा कैसा भी हो वो सीखने योग्य होता है, बस सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। सिखाने वाला सिखा पा रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड होता है कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। यानी कि बच्चा कभी भी गलत नहीं होता। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तब भी टीचर की गलती है, आप सिखा नहीं पा रहे हैं। बच्चा असक्षम हो ही नहीं सकता सीखने में, सभी बच्चे सक्षम होते हैं, सीखने योग्य होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही ऑप्शन को आप चुनिएगा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपको किसी बच्चे को नहीं छोड़ना है, सभी को लेके चलना है। यानी कि आपकी दृष्टिकोण ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को सिखाया जा सकता है, हर बच्चा काबिल है, सीखने के लायक है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है? बताइए। जो बच्चा गलती करते हैं, देखिए सीखेंगे बच्चे तो गलतियां तो करेंगे ना, गलतियों से ही सीखते हैं हम।
तो ये इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो इससे रिलेट कर रहा है या सबसे अच्छा कथन है? क्या ये हो जाएगा विद्यार्थियों में को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। अरे बच्चा भगवान होता है, वो गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कहाँ से। हमने पहले भी तो बताया है, पहले भी क्वेश्चंस में बताए थे हमने, वीडियो में बताया है हमने कि त्रुटि करेगा आप, अगर कोई गलती कर रहे हैं तो गलती से सीखेंगे। गलती करने से मत डरिए, गलती दोहराने से डरिए। अगर आपसे कहीं गलती हो गई, आप कहीं चूक गए किसी लक्ष्य को पाने में, तो आप ये सोचिए, उस पर कार्य करिए कि आप गलती कहाँ किए, है ना। त्रुटि करने से डरिए नहीं, बस उसमें सुधार लाइए। या फिर त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, या विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां भी कर सकते हैं। अरे कभी कभी क्यों, बच्चा हर रोज गलती कर सकता है, बच्चा ही तो है। क्या लापरवाही बच्चे की लापरवाही होती है जब वो गलती करते हैं? तो नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। त्रुटि नहीं करनी चाहिए, बच्चे की गलती है, बिल्कुल नहीं। अरे बच्चा एकदम सीखा सिखाया थोड़ी ना आया कि वो गलती नहीं करेगा, करेगा ही गलती, जाहिर सी बात है, तभी तो वो सीखेगा ना। यानी कि जो ये त्रुटियां होती है ना, वो सीखने का एक भाग है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती हैं। त्रुटि करता है बच्चा तभी सीखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है, तो यह क्या है? यदि कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो आपके क्लास में 16 को 61 लिख दे रहा है, बी को डी लिख दे रहा है, मैंने अभी बताया ऐसा क्वेश्चन, इसमें दोनों में अंतर नहीं कर पाता है कि ये बी लिखा है कि डी लिखा है, ऐसी गलती बार बार कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी कमी है, बताइए जल्दी से। क्या वो मानसिक दोष है, सीखने में अक्षम है, या फिर दृष्टि दोष है, या मानसिक दोष है? बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, अगर बच्चा कोई है, बी को डी पढ़ता है, लिखता है, वाच को 100 लिखेगा, तो फिर वो उसके अंदर जो है ना, सीखने में अक्षम बच्चा है, वो सीख नहीं पा रहा है, वो थोड़ा ऐसा बच्चा है। ठीक, मानसिक दोष नहीं है कि उसके अंदर मस्तिष्क में कोई दोष है, ऐसा नहीं है। दृष्टि दोष है, दिख नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। मानसिक ऐसा कुछ नहीं होगा। सीखने में असक्षम है बच्चा, 16 को 61 पढ़ रहा है, लिख रहा है, इसका मतलब सीख नहीं पाया है, उसे अंतर नहीं निकल पा रहा है, वो निकाल ही नहीं पा रहा है अंतर। सीखने में असक्षम है तभी तो अंतर नहीं कर पा रहा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 16 को 61 लिखेगा, वाच को 100 पढ़ेगा लिखेगा, बी को डी लिखेगा पढ़ेगा, ऐसे भ्रम होता है बच्चों के अंदर, तो क्या होता है, सीखने में अच्छा असक्षम है बच्चा, ऐसा आंसर करिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 27। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है। जब बच्चे एक से अधिक साथी का अपने एक दूसरे में पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, या फिर किसी कार्य में साथ देते हैं, तो क्या कहलाता है, ये बताइए। दल शिक्षण कहलाएगा, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन कहलाएगा, सहयोगी अधिगम कहलाएगा, या अन्वेषण अधिगम कहलाएगा? देखिए, अगर बच्चा एक से अधिक साथी एक दूसरे के साथ जब सीखता है ना, जैसे कि अपने साथियों के द्वारा सीख रहा है, या बच्चे हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की सीखने में, तब वो सहयोगी अधिगम कहलाता है। एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं जब बच्चा, तो वो सहयोगी अधिगम कहलाएगा। और ये कक्षा में होना भी चाहिए। किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, तो जो दूसरा बच्चा है उसे आप कहेंगे उसकी मदद करने के लिए ना, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं, कुछ नहीं बताना है एकदम, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। सहयोग की भावना होनी चाहिए क्लासरूम में। एक दूसरे से बच्चे जल्दी सीखते हैं। हो सकता है कि आपकी भाषा वो नहीं समझ पा रहा हो, बगल वाला बच्चा बताए तो वो जल्दी समझ पाए, तो एक दूसरे को समझना समझाना ये भी होना चाहिए क्लासरूम में। सहयोगी अधिगम के अंतर्गत ये सब आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28। समस्या की अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। अगर कोई समस्या है, उसकी अचानक समाधान की वकालत जो करता है, वो सिद्धांत का क्या नाम हो जाएगा? क्या वो है सक्रिय आत्मक अधिगम, सूझ का अधिगम, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन का? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत है, उसका नाम है सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत कहलाता है। अगर कोई समस्या है, अचानक से समाधान की वकालत कर रहा है, तो वो सूझ का सिद्धांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29। सीखने की विशेषताएं हैं। सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें से बताइए। क्या वो सार्वभौमिकता है, निरंतरता है, या फिर ये दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, विशेषता जो है ना सीखने की, वो सार्वभौमिकता भी होती है, निरंतरता भी होती है। क्योंकि बच्चे का विकास है वो निरंतर होता रहता है। बच्चे का विकास सभी पक्षों में होना भी ज़रूरी है।
तो इसलिए सीखने की जो विशेषताएं होती हैं ये दोनों ही होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पर दोनों लिखा है ना। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिकता, निरंतरता ये सीखने की विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 30, धीमा अधिगम वक्र का पठार दर्शाता है। जो धीमा अधिगम होता है वो किसको दर्शाता है? ब्लैक विमोल, विलोम, पुनर्वलन, स्वतः पुनः प्राप्ति, शून्य अथवा नगण्य में सुधार। जो धीमा अधिगम होता है, धीमी लर्निंग होती है, धीमा सीखता है बच्चा, उसका जो वक्र में पठार क्या दर्शाता है? बताइए जल्दी। जो धीमा लर्निंग है ना, जो बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, एकदम कुछ नहीं आ रहा है, उससे आप सिखा पा रहे हैं, थोड़ा सीख पा रहा है, तो वो दर्शाता है शून्य अथवा नगण्य में सुधार। अगर कोई बच्चा एकदम शून्य है, कुछ नहीं आ जा रहा है, नगण्य है, उसमें अगर सुधार हो रहा है तो वो धीमा अधिगम दर्शाता है। ठीक है, धीमी लर्निंग हो पा रही है उसमें। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी कैच कर पाते हैं, आप अगर लेक्चर दिए भी क्लास में तो समझ जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कैच कर पाते, है ना। या फिर बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कुछ समझा रहे हैं तो उसे एकदम में नहीं समझ में आएगा, है। तो अगर उसमें सुधार हो रहा है तो धीमा अधिगम हो जाएगा वो। थोड़ा भी सुधार हो रहा है तो धीमी गति से तो भी ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा वो। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। इससे पता लगेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। जैसा आप सभी को पता है कि टाइम बहुत कम ही बचा है सीटेट के लिए, और सीटेट क्लियर करना है जिससे आगे वैकेंसी आए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएँ, एक टीचर बनने योग्य हो पाएँ। तो कम टाइम में अच्छी तैयारी मैं करवाऊँगी, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही सीरीज में करवाऊंगी बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं बार बार बताई हूँ आपको, हर एक वीडियो में बताती चल रही हूँ कि सीटेट में कहीं अलग से नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, क्वेश्चन हर बार रिपीट ही होता है। ठीक, और अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो उनके साथ भी मेरा चैनल, मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। पिछली वीडियोस में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही समझाया है, बताया है, पढ़ाया है, तो उसको भी जाकर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर हैं उसमें, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो सभी मैं लेकर आ रही हूँ बैक टू बैक। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और समय का ध्यान देते हुए हम लोग तैयारी करेंगे जिससे आपका सीटेट क्लियर हो सके, है ना। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बस आप स्कोर जो आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी या किसी और यूट्यूबर की, तो आप आंसर ज़रूर करते चलिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि आप कितनी गलती कर रहे हैं या कितना सीख पाए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।